हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 से कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 19 जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारे यूपीएससी के कंटेक्स्ट में। आर्टिकल 19 हो गया, 21 हो गया और 14 हो गया। इनसे सबसे ज़्यादा यूपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल 18 तक डिस्कस कर लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि राइट टू इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल के बीच में आता है तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारे कौन से होते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक के जो आर्टिकल हैं इनको हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। अगले जो हमारे आर्टिकल होंगे वो उनको आर्टिकल 23, 24 वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होंगे कि मतलब एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ राइट्स। तो आगे हम लोग कंटिन्यू जर्नी करते रहेंगे। फिर उसके बाद आएंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह। तो आर्टिकल अभी हम लोग 19 डिस्कस करेंगे, फिर आगे 20, 21, 22 फर दोनों डिस्कस करते जाएंगे। आर्टिकल 19 की अगर आप बात करोगे तो इसमें 6 बातें कही गई हैं। उन 6 बातों को हम लोग देखेंगे और हमारा आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। पहला जो हमारा पहली बात बोली गई, पहले मैं आपको 6 बातें बता दूं, फिर हम लोग इसको डीपली हर एक को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक को समझते जाएंगे आराम से। पहली बात जो है हमारी इन 6 बातों में, उसको पहली को हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, इसमें कौन से रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी बातें बताऊंगा। मतलब पहला अधिकार तो ये होता है कि आपको बोलने का अधिकार है, जो आप बोलना चाहते हो वो बोलोगे। तो क्या बोलने के अधिकार में सारी बातें आ जाती हैं कि आप किसी को गाली दे रहे हो, ये भी आपका बोलने का अधिकार है। तो इसमें कौन से एक्सेप्शन होंगे, कौन से रेस्ट्रिक्शन होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला हमारा राइट होता है राइट टू असेंबल, यानी कि अगर आप लोग झुंड बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो क्या कहीं भी झुंड बना सकते हो, कभी भी झुंड बना सकते हो। इसके क्या रेस्ट्रिक्शन है वो देखेंगे। अभी केवल आप समझते जाओ। पहला हमारा बोलता है कि राइट टू स्पीच, फिर राइट टू असेंबल। अगला हमारा होता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। मतलब अगर आप अपना एसोसिएशन बनाना चाहते हो, अपना ग्रुप बनाना चाहते हो, अपना सोसाइटी बनाना चाहते हो तो आप आराम से बना सकते हो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों को राइट देता है। अगला हमारा राइट होता है राइट टू मूव फ्रीली। मतलब आप लोगों को जहाँ जाना है वहाँ पर आप अपनी मर्जी से जा सकते हो, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगली चीज़, पांचवी चीज़ क्या है, राइट टू रिसाइड। मतलब आप लोगों को इंडिया में जहाँ पर भी रहना अच्छा लगे आप लोग वहाँ पर रह सकते हो। क्या इनके भी रेस्ट्रिक्शन है, तो सारे राइट्स की कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो हम आगे एक एक को जब एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बताते जाएंगे। आर्टिकल्स इसमें जो 19 का 6 पार्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। मतलब आप लोग जो नौकरी करना चाहते हो, सरकार आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। आप लोग जो करना चाहते हो अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए वो आप कर सकते हो। तो हमने ये देखा कि आर्टिकल 14 से 18 तक हमारे राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं और 19 से 22 तक हमारे राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं बस। आर्टिकल 19 की जब आप बात करोगे तो आर्टिकल 19 कहने को एक आर्टिकल है, लेकिन उसके भीतर 6 बातें आती हैं। कौन कौन सी, कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, फ्रीली घूम सकते हो, रह सकते हो और कोई भी काम कर सकते हो। तो आप इसके जो कीवर्ड्स हैं उसको लाइन आप कर दो। फॉर एग्जांपल स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूव, रिसाइड और प्रैक्टिस प्रोफेशन। यानी कि ये कीवर्ड ऐसे हैं कि आप ये कर सकते हो। अब मैं इसमें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा। उससे पहले एक बात आप लोग समझ लो कि जब ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आर्टिकल 19 में 7 बातें कही गई थी, 7 राइट्स थे। अभी कितने, 6 हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 बातें कही गई थी। तो फिर भैया वो 7वीं कहाँ गई? तो जो 7th वन जो है वो 7वीं बात हटा दी गई है। किससे हटा दी गई है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटा दी गई थी। अच्छा, वो था क्या? वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। पहले पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि राइट टू प्रॉपर्टी के साथ हकीकत में डिस्प्यूट क्या हुआ था। जब मैं आपको डीपीएसपी का टॉपिक बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि हमारा आर्टिकल 39B और 39C ये बोलता है कि कुल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जब अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मान लो अगर किसी के इंसान के पास 1000 बीघा ज़मीन है और कोई इंसान ऐसा है जो कि बॉन्डेड लेबर है, उसके बाद खुद की ज़मीन भी नहीं है, वो दूसरे की ज़मीन पे काम करता है, तो सरकार क्या बोलेगी? आपके पास 1000 बीघा ज़मीन है तो थोड़ी सी आप इसको ज़मीन दे दो, इससे क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का हो। लेकिन ये इंसान कोर्ट चला जाएगा, वो कोर्ट में जाकर क्या कहेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट कहेगा भैया बात तो सरकार की भी सही है कि बेचारा ये गरीब है, इसको भी
तो कोर्ट कहेगा कि बात तो सरकार की भी सही है कि यार ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, इसको भी कुछ हक चाहिए, और बात ये इंसान की भी सही है कि भैया ये प्रॉपर्टी जो है वो तो इसकी है। प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होली होती है, प्रॉपर्टी को आप ऐसे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसी के भी बीच में। तो इन कश्मकश के बीच में कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है, तो कोर्ट ने फाइनली इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था फंडामेंटल राइट के। अभी मैं आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ, डीपीएसपी में इसको पूरा खोल के बताऊंगा कि क्या हुआ, कौन से केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। फिर फाइनली 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया उससे राइट टू प्रॉपर्टी को हमारा फंडामेंटल राइट के रूप में क्या कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, मतलब त्याग दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, इसको हटा दिया गया कि अभी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अगर मैं इधर ही आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारा होता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये होता है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, इसको ऐसे बोला जाता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। सिमिलरली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 फिर डी फिर ई, फिर एफ नहीं होता है, जी होता है डायरेक्ट, यानी कि एफ नहीं है। तो बोलो एफ कहाँ गया, एफ वाला कहाँ गया, तो एफ वाला ये रहा जिसको साथ थे ना पहले, तो एफ वाला ही हटाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी। हम लोग एक एक को फटाफट डिस्कस करते जाते हैं। तो पहला जो हमारा बोलता है वो बोलता है कि राइट क्या बोलता है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। अब अगर आपसे कोई बोले फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फटाफट आप लोग लिखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात बोलता है। मतलब ये बोलता है कि आपको बोलने का अधिकार है, आप अपनी बात सामने वाले से रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, चाहे आप बैनर लगाओ, बैनर के थ्रू आप अपनी बात कर सकते हो, आप पोस्टर लगा के कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, नुक्कड़ नाटक कर सकते हो, मतलब आप कोई भी मीडियम का यूज़ कर सकते हो, टेलीविज़न कर सकते हो, न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हो, अपनी बात सामने वाले के लिए रखना। मतलब आप किसी भी मीडियम से यू कैन चूज़ एनी मीडियम टू कन्वे योर मैसेज। ये हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये बोलता है कि आप किसी भी मीडियम के द्वारा जो आप अपनी बात है वो रख सकते हो। इसमें एक बात साइलेंटली आती क्या कि राइट टू साइलेंस, मतलब खामोश रहना, चुप रहना भी क्या है, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच में आता है कि आप किसी से बोलोगे नहीं, क्या करोगे, मुंह पे पट्टी बांध लोगे और चुपचाप खड़े रहोगे। फिर आपसे लोग पूछेंगे कि क्या बात है, तो आप कहोगे कि ऐसी ऐसी मेरी बात है, मैं इसलिए मुंह पर पट्टी बांधूँ। तो राइट टू साइलेंस क्या है, ये भी हमारा आर्टिकल 19 में आता है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज से, कि आप कुछ नहीं कहोगे, खामोश रहोगे। वो एक है ना कि ज़बान का यूज़ करते हैं मुंह की बात को बोलने के लिए, और खामोशी का यूज़ करते हैं दिल की बात को बोलने के लिए। तो खामोश रहोगे तो सामने वाला आपकी खामोशी के ऊपर पढ़ पाएगा, तो समझ लेगा कि आपको कोई बात ख़राब लग रही है। तो ये हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज से हो गया। इसी के भीतर एक बात आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन उन्होंने देखा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आप अपनी पब्लिक किसी से भी, जो हमारे नेता हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई, उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन मांगने का पूरा अधिकार है। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ये भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आता है। ठीक है जी। अब इसी में आ गया भैया, अब इसी में एक और चीज़ आती है क्या कि फ्रीडम ऑफ टेलीविज़न होनी चाहिए। मतलब टेलीविज़न का अगर फ्रीडम नहीं होगा, आप ही बताइए, तो फिर कोई अपनी खुल की बात रख ही नहीं पाएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन होगा। इसलिए फ्रीडम ऑफ टीवी हो, या फिर क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ रेडियो हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ये सारी चीज़ें किसी में आती है। फ्रीडम ऑफ टीवी हो, प्रेस मतलब कि जो मीडिया होती है, या फिर रेडियो हो, अगर जब तक वो फ्रीडम नहीं महसूस करेंगे, अपने आप को आज़ाद नहीं महसूस करेंगे, तब तक वो आपको ट्रांसपेरेंसी रूप से कोई बात कैसे बता पाएंगी। इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम लोगों ने पहला समझ लिया। दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट टू, अच्छा इसी में आपको मैं इसके वो बताता जाऊँ रेस्ट्रिक्शन, कि क्या ऐसा है कि आपका जो मन करे वो आप करते रहो, किसी आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आज इसको गाली दे रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, बस अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, ये नहीं है कि आपको राइट टू स्पीच मिला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, इसका मतलब आप कुछ भी बोलते रहो, गाली गलौज करते रहो, इसके ऊपर आपके कुछ रेस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल क्या रेस्ट्रिक्शन है, सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। अब ये तीनों भारी भारी शब्द क्या है, ये तीनों चीज़ें हम लोग प्रियम्बल में देख चुके हैं। सोवेरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंट होता है, सिक्योरिटी नहीं, हमने प्रियम्बल में देखा। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होती है, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता होती है। मतलब आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे आपके देश की सोवेरेनिटी या सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी पे खतरा हो जाए। मतलब बोल रहे हो तो कुछ भी बोल रहे हो,
ये आपको नहीं करना, ये हमारी रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आपको लिमिटेशन में बोलना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल देनी है जो कि हमारे देश की खतरे, हमारे देश के लिए क्या हो, खतरा हो। दूसरा क्या है, दूसरा जो है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडली रिलेशन विद एनी कंट्री। फ्रेंडली रिलेशन, फॉर एग्जांपल मान लो कोई हमारा देश है जिससे हमारी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री। मान लीजिए कोई हमारी फॉरेन कंट्री है जो कि क्या है, हमारी दोस्त है, तो आपको उस फॉरेन कंट्री के खिलाफ कोई भी ख़राब बात नहीं बोलनी है। आपने कोई फॉर एग्जांपल बात बोल दी जिससे हमारे उस कंट्री से रिलेशन ख़राब हो गए, तो ऐसी हरकत आपको नहीं देनी है। ये भी क्या है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक्सेप्शन है, रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाई गई है कि बोलने का मतलब ये नहीं होता है कुछ भी बोल लो। अगला जो हमारा एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन नंबर 3, उसको हम लोग बोलते हैं कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलनी है जिससे पब्लिक ऑर्डर क्या हो, अफेक्ट हो। पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप किसी के भी धर्म के ऊपर, किसी की भी जाति के ऊपर या किसी के भी जेंडर के ऊपर ऐसी कमेंट ना करो जिससे क्या हो, जो हमारी समाज की जो हारमनी होती है वो डिस्टर्बेंस में आए, हमारी समाज की हारमनी जो है वो कैसी है, ख़तरे में आए। पब्लिक ऑर्डर के बाद जो अगली होती, पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया, डिसेंसी हो गया। इन सब का मतलब वही है कि आपको ऐसी हरकत नहीं देनी जिससे समाज में हमारी अस्थिरता का माहौल आए, आपको मोरल बन के रहना है। अगली चीज़ क्या होती है, अगला चीज़ होता है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सेपरेट टॉपिक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, किस आर्टिकल में है, नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन किया गया नहीं गया। ये जब हम लोग जुडिशरी देखेंगे उसमें देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, कितने तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं। बस आप ये समझो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और आप उसके ऑर्डर को ना मानो, आप उसके ऑर्डर को क्या कर दो कि मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, तो ये क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की अवहेलना करना, कोर्ट की बात ना मानना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा, वायलेशन होगा, और आपके खिलाफ क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। अगली चीज़ क्या होती है, पांचवी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफेमेशन ऑफ इंडिविजुअल। डिफेमेशन मतलब क्या होता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपने पड़ोसी की बेइज्जती कर दें, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाएं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसके साथ गाली गलौज करें। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास है तो उसके पास भी है। जितना आपके राइट हुए, आपके राइट वहीं तक हैं जहाँ तक दूसरे के राइट शुरू हो रहे हैं। अगर आपके राइट और इसके राइट कन्फ्रंट होंगे तो फिर किसी ना किसी के क्या होगा, पनिशमेंट झेलना पड़ेगा, जो भी क्या करेगा अपने राइट को वायलेट करेगा। ये हमने समझ लिया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, क्या कहता है, क्या इसके रेस्ट्रिक्शन है। अगला आता है हमारा राइट टू असेंबल। जब आप ये जो राइट है, राइट टू असेंबल, इसका नाम ही बता रहा है क्या, कि आपका अगर मन करे, आप फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो आप आराम से प्रोटेस्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट मतलब होता है धरना वगैरह देना चाहते हो तो आप आराम से प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। अच्छा, धरना क्या होता है, हड़ताल क्या होता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया आप असेंबल तो आराम से हो सकते हैं, यू कैन असेंबल ऑन एनी प्लेस बट पीसफुली होना चाहिए। मतलब कि हमें ये कहता है राइट टू असेंबल बट इट मस्ट बी विदाउट आर्म्स, मतलब बिना किसी हथियार के इकट्ठे होना है, मतलब कोई हथियार नहीं लेना है, पीसफुली इकट्ठे होना है, पब्लिक लैंड पर इकट्ठा होना है। पब्लिक लैंड मतलब जो पार्क वगैरह होते हैं या फिर धरना स्थल होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी घर में जाके वहाँ पे धरना दो जाके, वो क्या उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको क्या करना है, पब्लिक लैंड पे करना है ये सब। ठीक है भैया। और ये कैसा होना चाहिए, सोशल गैदरिंग जो है ये कैसी होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए। यानी कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि हमारी जो जनता है, हमारा जो सोसाइटी है, उसको कोई भी हार्म हो, उसकी शांति में भंग पड़े, तब तक आपके फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ये तो हमारा राइट टू असेंबल हो गया। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी, क्या कि अगर मजिस्ट्रेट, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम चाहे तो आपका ये राइट, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है ये वो नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा, सीआरपीसी की धारा, आर्टिकल, अब तो सीआरपीसी आईपीसी ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। सीआरपीसी का जो सेक्शन 144 है उसके तहत वो क्या कहेगा, वो ये कह देगा कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर जो है इससे क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसके तहत वो क्या करेगा, आपको ऑर्डर ही नहीं देगा प्रोटेस्ट करने का। देखो दोस्त, ये सिंपल चीज़ कहता है, ये बोलता है कि आप जब तक करो अपना असेंबल वगैरह, जब तक किसी पब्लिक को दिक्कत ना हो। अगर पब्लिक को दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे, आपका पब्लिक ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है भैया, क्या रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि आपके देश की वही चीज़ सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो क्या हो, एस एंड आई लिख दे रहा हूँ, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या हो, अफेक्ट ना हो। मतलब आप ऐसे तो नहीं हो रहे हो कि इकट्ठे हो गए फिर बाद में अपने देश के खिलाफ कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हो जिससे आपके देश को प्रभाव पड़े नकारात्मक रूप से, तो वो क्या होगा, आपका रेस्ट्रिक्शन होगा, आप ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, अपने देश के खिलाफ जा सकते हो। दूसरी चीज़,
पब्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना। पब्लिक ऑर्डर मतलब क्या, पब्लिक ऑर्डर हो गया, उसमें तीसरी चीज़ आती है कि मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, मतलब वही बात होगी, ऐसा नहीं कि आप लोग सड़क पे बैठ के सड़क को जाम कर लिया, सड़क पे जाने नहीं दे रहे, पब्लिक को है आने जाने में दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सिटी का, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिससे हमारा पब्लिक ऑर्डर क्या हो, डिस्टर्ब हो। ये हमारे क्या होते हैं, इसके रेस्ट्रिक्शन होते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ ऐसे निशान करके लिख लो कि हड़ताल जो होती है वो कैसी होती है, इलीगल है। हड़ताल क्या है, इलीगल है। क्यों, क्योंकि इसमें सॉरी, हड़ताल जो है वो इलीगल नहीं है, इलीगल मैं इधर नोट लिख दे रहा हूँ, नहीं इलीगल नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स का यूज़ नहीं होता, शांति से आराम से हड़ताल करते हैं। अब मान लो हड़ताल का ही एक अपडेटेड वर्जन होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं, मतलब बंद बोलते हैं। तो बंद इज इलीगल एज इट कंटेन एलिमेंट ऑफ कोहर्जन, COHERSION, कोहर्जन मतलब होता है हिंसा। मतलब हड़ताल जो है वो इलीगल नहीं है, लेकिन स्ट्राइक यानी कि बंद इलीगल है। क्यों, क्योंकि इसमें भैया हिंसा जुड़ी हुई होती है, इसमें हिंसा इंक्लूड होती है। हम लोग पहले देख लिया भैया, राइट टू असेंबली वगैरह करते लो, लेकिन बस हिंसा नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर पब्लिक को दिक्कत हुई वहीं पर क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ये बात कब कही गई, तो ये बात कही गई CPM वर्सेस भरत पलीचा केस, CPM वर्सेस भरत कुमार पलीचा केस में बोला गया कि भैया स्ट्राइक इज इलीगल एज इट कंटेन एलिमेंट ऑफ कोहर्शन। स्ट्राइक को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि बंद इज इलीगल। स्ट्राइक क्या है हमारा, बंद इज इलीगल एज इट कंटेन एलिमेंट ऑफ कोहर्शन। स्ट्राइक या फिर आप क्या लिख सकते हो, बंद, बंद इज इलीगल एज इट कंटेन एलिमेंट ऑफ कोहर्शन। अच्छा, हेट स्पीच क्या होती है, मीडिया वगैरह क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो हम लोगों का जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बता जाऊंगा कि हेट स्पीच क्या होता है, और फिर हेट स्पीच के खिलाफ क्या क्या प्रोविज़न है, क्या नहीं प्रोविज़न है, वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा जैसे जैसे हमारा टॉपिक आएगा। वो मैं इसके साथ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अगला हमारा आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। अब ये क्या कहता है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी वो बोलता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि आप एसोसिएशन बना सकते हो। मतलब वन कैन फॉर्म एसोसिएशन, वन कैन फॉर्म एसोसिएशन, वन कैन जॉइन एसोसिएशन। कोई एसोसिएशन बना भी सकता है, कोई एसोसिएशन ज्वाइन भी कर सकता है, और ज़रूरी नहीं है आपको ज्वाइन ही करना है। वन कैन नॉट ज्वाइन एसोसिएशन, मतलब आपकी मर्जी है कि अगर आपको कोई एसोसिएशन ज्वाइन करनी है तो आप वेलकम है, नहीं करनी तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। ठीक है, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, मतलब कितनी भी यूनियन, लेबर यूनियन बना सकते हो। बस यही चीज़ होनी चाहिए कि आप यूनियन बना लो, लेकिन वो क्या हो, फोर्स का यूज़ ना करे, तब तक आपका क्या होगा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आपका वेलकम है। ठीक है दोस्त, अब एक चीज़ जो होती है, एक को हम लोग बोलते हैं कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अब ये वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होती है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक पहले आप ये लोग जान लो कि ये कैसी होती है, इलीगल होती है। अब वाइल्ड कैट स्ट्राइक मतलब ये होता है कि अभी काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, क्या हुआ, मान लो लेबर यूनियन ने कहा कि हमें इस कंपनी के मालिक को परेशान करना, तो उन्होंने क्या किया, अचानक से काम ठप कर दिया कि हम काम करें नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये वाइल्ड कैट स्ट्राइक इसी को बोलते हैं कि अचानक से आप बिना प्रायर नोटिस के, बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के कोई भी अचानक से ऐसा डिसीजन ले लो जिससे कि क्या हो, कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनिंग पे क्या हो, असर पड़े। तो कोर्ट ने बोल दिया भैया ये तो इलीगल है, आप पहले से उसको बताओ। तो ये हमें समझ में आ गया कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है उसमें क्या आता है क्या नहीं आता। अच्छा, ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के भी कोई एक्सेप्शन है, तो बिल्कुल इसके भी एक्सेप्शन है। क्या, पहले तो वही हमारा S&I यानी कि सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, शॉर्ट में लिख रहे हो, और दूसरा एक्सेप्शन वही होता है हमारा पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, ये दो इसके एक्सेप्शन है। ठीक है, यानी कि हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 2 मतलब A B C देख लिया। आर्टिकल 19 बोलता क्या है, पहले 7 थे, कैसे हटाए गए कैसे नहीं हटाए गए, रेस्ट्रिक्शन क्या है, हम सब देख रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज D। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D जो है वो ये बात करता है कि हमारी, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं, क्या, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। इसमें तो कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। राइट टू मूव फ्रीली मतलब आपका जहाँ मन करे आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, थ्रू आउट, THROUGH, थ्रू आउट इंडिया, मतलब आपको जहाँ इंडिया में मन करे आप वहाँ पे घूम सकते हो। इसका मतलब जहाँ मन करे वहाँ घूम सकते हो, नहीं भैया, जहाँ मन करे वहाँ नहीं घूम सकते, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। RR में लिख दे रहा हूँ, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स नहीं है, RR मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। मतलब इसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है, पहला तो वही वाला हमारा रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए और मोरलिटी, और दूसरा क्या है, दूसरा होता है ST जो होते हैं इन द ST
एसटीज इंटरेस्ट यानी कि कोई ऐसी मान लो जगह है, कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर क्या रहते हैं हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं, तो कोर्ट कह सकता है कि देखो यार इनका ये इकोसिस्टम है, ये इनके लिए रिजर्व है, आप यहाँ पर नहीं जा सकते हो, अगर आप चाहोगे तो इनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो कोर्ट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब इसी का थोड़ा एक उन्होंने कोर्ट ने बोला कि अगर आप कहीं जा सकते हो तो कहीं आप रहोगे भी, तो वही ये बोलता है कि राइट टू रिसाइड। अब सेम चीज़ राइट टू रिसाइड मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, अब तो राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन कंट्री, एनीवेयर इन इंडिया, मतलब इंडिया में जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई रीजनल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं यार इसके ऊपर रीजनल रेस्ट्रिक्शन है। इसके जो आरआर हैं वो, इसका आरआर जो पहला है वो आरआर ये है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी। दूसरी चीज़ इसमें ये बोलता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ एसटी, जो पहले वाले दो थे वही इन्होंने बोला कि पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी होनी चाहिए और एसटी का इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज़ इसमें ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल कोई मिलिट्री एरिया है। चौथी चीज़ ये बोल देता है या मान लो कोई सीक्रेट एरिया है, फॉर एग्जांपल मान लो जो इंडिया की सबमरीन वगैरह जहाँ पर सही होती है, जो इंडिया की नेवल बेस वगैरह हैं, जो सीक्रेट एरिया होती है जहाँ पे इंडिया मिसाइल वगैरह रखता है अपने, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। इसका मतलब आज इस वाले आर्मी कैंट में घूम रहे हो, कल उस वाले में कैंट में घूम रहे हो, आप इस वाली या सेंसिटिव जगह में, फॉर एग्जांपल ये है ना राइट टू मूव, कहीं भी हमारा तो मूव करने का अधिकार है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंडिया की जो सेंसिटिव जगह है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है, आप वहाँ पे घूम रहे हो तो कोर्ट क्या कर सकता है, वहाँ पे नहीं आप जाओगे। और ये हमें पता भी है कि वहाँ पे जगह पे जाना भी नहीं चाहिए जो कि हमारे राष्ट्र के हित के खिलाफ हो। अब इसका मतलब क्या एक हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ये कैसे हैं, आपस में को रिलेटिव है यार। बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं बताते तो भी हम लोग समझ जाते कि आपस में को रिलेटिव है, मतलब कहीं भी घूम सकते हो, मतलब कहीं भी रह सकते हो, सेम रीजन रिस्ट्रिक्शन से। ठीक है यार, अब आखिरी हमारे इसमें बचा है, उसको हम लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। ये क्या बोलता है, ये वही बोलता है कि राइट टू चूज अ वोकेशन, राइट टू चूज अ वोकेशन यानी कि वन कैन चूज एनी प्रोफेशन of his own conscience, by his own conscience, मतलब one can choose profession of one's own choice, मतलब जिसका जो मन करे वो नौकरी ले सकता है। कोई भी आप ट्रेड चूज कर सकते हो कि मुझे ये धंधा करना है, या बिजनेस जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। कोर्ट आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते हो। इसी में रिलेटेड एक चीज़ आती है, उसे हम लोग बोलते हैं अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया राइट टू चूज़ एनी प्रोफेशन ऑन इंटरनेट, यानी कि आप इंटरनेट के ऊपर भी चाहो तो जो आपका प्रोफेशन मन करने का चूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपको फ्रीलांसिंग करनी है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस बशर्ते वही बात होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप अपने देश के सीक्रेट बेच रहे हो इंटरनेट पर, तो वो तो कॉमन सेंस भी कहता है कि इसमें भी क्या होगी, हमारी रीजनेबल लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन होंगी। अच्छा जी, अब इन्हें याद करने की थोड़ी ट्रिक देख लो यार। ट्रिक क्या है, बस वही है कि आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में भी ये बातें स्ट्राइक करने लगेंगी। तो भैया पहला तो ये है, आप इन्हें याद कैसे करोगे, अभी ये आर्टिकल ही 6 हैं। आर्टिकल 19 के भीतर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फिर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सी डी ई एफ होता है, नहीं होता है, पहले ही बता दिया। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है। फिर ये जो होता है राइट टू फ्रीडम होता है, ठीक है, ये तो हम आराम से याद कर लेंगे। तो यार ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे पहले आप बोलो, जब आप बोलोगे तो आपके साथ कोई और आएगा बोलने के लिए, जब आप दोनों लोग बोलोगे तो आप लोगों के 2 से 4 होंगे, जब आप 2 से 4 बोलोगे तो आप एक जगह तो रहोगे नहीं, आप चलोगे, और आप चलोगे तो चलते चलते थकोगे, कहीं रुकोगे भी, और जब कहीं रुकोगे तो रुकते रुकते भैया कब तक बोलोगे, कोई धंधा पानी भी तो इकट्ठा करना पड़ेगा, कोई धंधा पानी तो भी देखना पड़ेगा पेट पालने के लिए। तो ऐसे बोल सकते हो कि भैया स्पीच, फिर असेंबल, असेंबल से एसोसिएशन, फिर चलोगे, फिर रुकोगे, फिर धंधा ढूंढोगे। ऐसे आप आराम से इसको याद कर सकते हो। देखो यार आर्टिकल 19 में बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकती है। इसकी जो कंसेप्ट होता है वो लिमिटेड कंसेप्ट होता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जब मैं इसके आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा सारे यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके, तब मैं इसके रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा जो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताता रहूँगा। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिकल 20 से कैरी ऑन करेंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।